प्रश्न यहाँ पे आप सभी के सामने में है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का लक्षण क्या होता है। आप लोग पढ़े होंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के बारे में, ठीक है ना। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जो पीलिया होता है इसका लक्षण क्या होता है? पीला श्वेत पटल, गहरे भूरे रंग का मल आना, दर्द होना, कॉफी ग्राउंड, उल्टी होना। तो आपको पता है कि जॉन्डिस जो होता है तो उसमें जो है नाखून हो, आँख हो, ये सब पीला पीला हो जाता है, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पैंक्रियाटिक एंजाइम के बहाव को प्रेरित करने वाला हार्मोन, यानी कहने का मतलब है कि जो पैंक्रियाज जो होता है, जो पैंक्रियाज होता है ग्लैंड अग्नाशय, उससे जो एंजाइम जो बहता है उसको कौन प्रेरित करता है? वह प्रेरित करने वाला कौन सा हार्मोन है जो प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है इस पैंक्रियाटिक एंजाइम को सीक्रेट होने के लिए, ठीक है। एंट्रोसिनिन, पैंक्रियोजाइमिन, एंट्रोगैस्ट्रोम, कोलिसाइस्टोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पैंक्रियाटिक एंजाइम को प्रेरित कौन हार्मोन करता है? तो वह होता है अपना कौन सा? पैंक्रियोजाइमिन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे ए के बाद बी और यहाँ पे सी जो है ए थोड़ा सा सीरियल। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ट्रांसफ्यूजन द्वारा प्रसारित होने वाला हेपेटाइटिस कौन है? आपको पता है हेपेटाइटिस आपका लीवर का इन्फेक्शन है जो काफ़ी खतरनाक बीमारी होता है, ठीक है। और ट्रांसफ्यूजन मतलब जो हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें उसके द्वारा अगर कोई हेपेटाइटिस होता है, हम लोग जानते हैं कि हेपेटाइटिस ब्लड इन्फेक्टेड चीज़ों से जो है होता है, संक्रमित ब्लड या संक्रमित व्यक्ति से कोई सिक्रेशन निकलता है उससे। तो हेपेटाइटिस में जो आपके ट्रांसफ्यूजन से जो सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस होता है वो कौन सा है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस का ये सब प्रकार है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस बी भी, हेपेटाइटिस सी भी, ये दोनों जो है आपको ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है ना। ट्रांसफ्यूजन के द्वारा ये दोनों होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है, सबसे ज़्यादा। लेकिन विटामिन बी सी दोनों होता है, सॉरी हेपेटाइटिस बी और सी दोनों होता है ट्रांसफ्यूजन से। आगे बढ़ते हैं। हेपेटिक फेल्यूर में रोगी को दी जाने वाली डाइट क्या है? हेपेटिक फेल्यूर कहने का मतलब होता है कि लीवर का फेल होना, ठीक है, लीवर का फेल होना। तो जब लीवर फेल कर जाता है तो लीवर फेल वाले मरीजों में कौन से डाइट जो है अच्छा होता है रोगी के लिए? उच्च फैटी डाइट, हाई फैट वाला, या लो प्रोटीन वाला, या लो कैलोरी वाला, या फिर उच्च सोडियम वाला। तो मैं बता दूं कि अगर किसी पेशेंट का अगर मान के लीवर फेल कर जाता है तो उस दौरान आपको ऐसे भोजन लेना चाहिए जो फाइबर युक्त हो, जो आसानी से पचने वाला हो, ठीक है। क्योंकि आपके लीवर बहुत ज़्यादा मदद करता है भोजन को डाइजेस्ट करने में। तो लीवर आपका फेल है तो लीवर तो काम करेगा नहीं, तो आपको बॉडी को खुद से काम करने के लिए ऐसा भोजन लेना चाहिए, जैसे फल फूल वाला लेना चाहिए, जूस वगैरह लेना चाहिए जो आसानी से बॉडी में ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है। उसको पचाने में ज़्यादा जो है बॉडी को जोर लगाना ना पड़े, ऐसा ले। और कम प्रोटीन वाला आहार लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन वाला दूध मलाई ये सब ज़्यादा लेंगे तो आपको जो है बॉडी में प्रोटीन बढ़ेगा, ठीक है, और उससे क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। तो कम प्रोटीन वाला आहार लेना चाहिए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, पैरासेंटेसिस से पहले रोगी को दी जाने वाली निर्देश क्या है? यानी पैरासेंटोसिस, थोरासेंटेसिस। आप लोग को पता है कि पैरासेंटोसिस क्या होता है और थोरासेंटेसिस क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए रोगी को दी जाने वाली निर्देश क्या है, ठीक है। यानी यह करने से पहले, पैरासेंटेसिस करने से पहले रोगी को दी जाने वाली डायरेक्शन क्या है? मूत्राशय खाली होना, ठीक है, कम वसा वाला आहार, एनपीओ, लापरवाही स्थिति। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि पैरासेंटोसिस वाले मरीज को क्या निर्देश हम लोग देंगे। काफ़ी आसान प्रश्न है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, हिपेटिक कोमा के रोगी को मुख्य लक्षण क्या है? हिपेटिक कोमा का मुख्य लक्षण क्या है? यानी हिपेटिक जो कोमा होता है, जो बेहोशी होता है, उसका मुख्य लक्षण क्या होता है? पीत रंग का मल, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, हाथ का ट्यूमर होना, कांपना, मांसपेशी की प्रतिक्रिया में कमी होना। तो देखिए हिपेटिक कोमा का जो मुख्य लक्षण होता है हैंड ट्यूमर, यानी हाथ का कांपना, हिलना, ठीक है। आगे है सातवां क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए कि लीवर सिरोसिस का हिपेटिक कोमा से पीड़ित, लीवर सिरोसिस व हिपेटिक कोमा से पीड़ित रोगी में कहने का मतलब है कि लीवर सिरोसिस से पीड़ित, हिपेटिक कोमा से पीड़ित रोगी में एसेस करना चाहिए। किस चीज़ का एसेस करना चाहिए? इक्टेरस का, पीती का,
हेमागियोमा का, कोलीलिथियासिस का। तो देखिए जो लीवर सिरोसिस से मरीज होते हैं, जो हिपेटिक कोमा के मरीज होते हैं, चूँकि दोनों लीवर का बीमारी है, और जब लीवर का प्रॉब्लम आपका होता है ना, जब लीवर सिरोसिस या हिपेटिक कोमा होगा, चूँकि यह लीवर का गंभीर स्थिति है, लीवर सिरोसिस और हिपेटिक कोमा, तो इसमें होता यह है कि जो इक्टेरस होता है, जिसे हम लोग क्या जॉन्डिस का ही दूसरा नाम इक्टेरस होता है, तो आपका इसका एसेस जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। 8वां यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्या होता है, ठीक है ना। मान लिया किसी मरीज को ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद ऑक्सीजन कम जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? रक्त दाब का कम होना, रक्त दाब का ज़्यादा होना, या एटिलेक्टेसिस, या फिर डायबिटीज। तो देखिए सर्जरी के बाद अगर ऑक्सीजन कमता है तो उसका मुख्य कारण जो होता है वह जो है एटलीकेटेसिस होता है, ठीक है, एटलीकेटेसिस होता है, ध्यान रखिएगा, एटलीकेटेसिस, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे है 9वां है, पल्मोनरी एडिमा में द्रव कहाँ पर अधिक होता है, यानी फेफड़ा में जो सूजन होता है इसमें द्रव कहाँ पे अधिक होता है? पल्मोनरी एडिमा, ये हिंदी गलत है। धमनी में, सीरा में, एल्बोली में, या नेफ्रॉन में? तो नेफ्रॉन तो होगा नहीं, किडनी का भाग है। धमनी होगा नहीं, इसमें तो शुद्ध रक्त बहता है। सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो फेफड़ा में एल्बोली रहता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और सूजन कभी भी होता है माय डियर, तो उसमें द्रव होने के कारण ही सूजन बढ़ता है। तो यह द्रव कहाँ पे होता है? फेफड़ा में, एल्वोली में, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, एनेस्थेसिया का अर्थ क्या होता है? तो एनेस्थेसिया को हिंदी में हम लोग निश्चेतक कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चेतक कहते हैं। यह निश्चेतक का मतलब होता है शून्यपन, यानी लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है ना, संवेदनाहीन। तो दर्द का अनुपस्थित होना, दाब की अनुपस्थिति, ग्रेविटी की अनुपस्थिति, प्रकाश की अनुपस्थिति। तो देखिए दाब की अनुपस्थिति कोई लेना देना नहीं है, ग्रेविटी का भी कोई लेना देना नहीं, प्रकाश का भी कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए एनेस्थेसिया अगर देते हैं किसी को, सुनपन उत्पन्न करते हैं, तो आप वहाँ पे काट दीजिए, फाड़ दीजिए, या वहाँ पे उसको कितना भी पेनफुल प्रोसेस दीजिए, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो दर्द जो होता है अनुपस्थित होता है एनेस्थेसिया में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऐसे एनेस्थेसिया का मेन जो अर्थ होता है लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। क्या होता है? लॉस ऑफ सेंसेशन मीन्स संवेदनाहीन, ठीक है। 11 है, एनेस्थेसिया का प्रकार क्या है? इसमें देखिए कौन कौन एनेस्थेसिया का प्रकार है। जनरल एनेस्थेसिया, रीजनल एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया। तो यह तीनों एनेस्थेसिया का प्रकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। 12 है यहाँ पे, इनमें से रीजनल एनेस्थेसिया नहीं है। रीजनल एनेस्थेसिया कौन नहीं है? जनरल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, क्वाड्रल एनेस्थेसिया। तो मैं बता दूं रीजनल एनेस्थेसिया में आपका स्पाइनल भी आता है, एपिड्यूरल ये भी आएगा, लेकिन जनरल एनेस्थेसिया यह रीजनल नहीं होता है, ठीक है, यह एक अलग है एनेस्थेसिया का प्रकार। तो ऑप्शन नंबर अपना ए होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, र्यूमेटिक फीवर किस अंग से संबंधित है? तो माय डियर मैं बता दूं र्यूमेटिक फीवर जो स्ट्रेप्टोकोकी नामक जो है संक्रमण से होता है। अब ये र्यूमेटिक फीवर तो होता है, बुखार तो लगता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली जो है किस चीज़ को प्रभावित करता है? हड्डी को, उपास्थि को, फेफड़ा को, दिल को। तो र्यूमेटिक फीवर जो है, र्यूमेटिक फीवर जो होता है ना, इसी र्यूमेटिक फीवर से र्यूमेटिक हार्ट डिजीज हो जाता है, जिसे RHD कहते हैं, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज। इसी र्यूमेटिक फीवर का ही देन होता है यह हार्ट डिजीज। यह दिल से संबंधित, दिल को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे है 14 नंबर, ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम किस जीवाणु द्वारा होता है? ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रस कहिए या नियोनेंट्रम कहिए, यह जो है नवजात शिशु का आँखों का समस्या होता है, जिसमें पस जैसे आँख में जो है निकलता रहता है। बच्चा जन्म लेने के 21 दिनों तक ये चीज़ें हो सकता है, और आँख से पस निकलता है बच्चा का, शिशु का। तो यह किस जीवाणु के कारण होता है? क्लेमेडिया, ट्रेकोमाइटिस, ठीक है, या फिर स्ट्रेप्टो जो है, देख लीजिए यहाँ पे स्टेफाइलोकोकी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकी, या इनमें से सभी। तो मैं डियर मैं बता दूं ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम किसके कारण होता है, आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 है, बच्चों में दूध के दांत का दंत सूत्र। देखिए मैं बता दूं, बच्चों में दूध के दांत जो अस्थाई होता है 20 होता है, ठीक है, लेकिन इसका दंत सूत्र पूछ रहा है, क्या होता है? 21-32, 21-23, 20-12, 21-02। तो मैं बता दूं बच्चों में दूध का जो दांत होता है उसका दंत सूत्र जो होता है ऑप्शन नंबर डी 21-02, ठीक है, याद रखिएगा 21-02, ठीक है ना।
16 नंबर है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी फैक्ट्री या किसी जगह पर कार्य करना निषेध है, संविधान की कौन सी धारा में आता है? माय डियर, मैं बता दूं 14 वर्ष से कम बच्चे को अगर किसी फैक्ट्री में कोई काम करवाता है या किसी खतरनाक जगह पर काम करवाता है तो वह एक निषेध है, ठीक है, वह गैर कानूनी है। और यह कौन सी धारा में आता है? धारा 19 में, धारा 24 में, धारा 28 में, धारा 36 में। चाइल्ड हेल्थ का प्रश्न है तो यह आता है धारा 24 में। धारा 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम अगर किसी बच्चे को काम करवाया जाए या खतर जगह पर या किसी फैक्ट्री में तो यह धारा उस पर लगाया जाएगा किसी के खिलाफ, ठीक है। 17 है, बीसीजी का टीका बाईं भुजा में ही क्यों लगाते हैं? देखिए, बीसीजी का टीका बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन जो टीबी से बचाता है, आपको पता है यह टीका लेफ्ट आर्म के ऊपरी भुजा डेल्टॉइड मसल्स में लगाया जाता है। तो यह क्यों लगाया जाता है उस बाईं भुजा में? क्योंकि हार्ट के पास होने से जल्दी असर करता है, कोई मतलब नहीं बनता है इसका। दर्द कम करता है, कोई मतलब नहीं है। दाएं या बाएं कहीं लगाएगा तो दर्द तो ही करेगा। भविष्य में निशान को आसानी से पहचाना जा सके, उपरोक्त सभी। तो देखिए, मैं बता दूं बीसीजी का टीका लगने के बाद एक स्पेसिफिक निशान हो जाता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक निशान बन जाता है, तो उस निशान को आप आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, ऑप्शन सी सही है। 18 है, HIV नहीं, ठीक है, ये नहीं है, HIV वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम में लगाते हैं? सबसे पहले HIV का जान लीजिए, हीमोफिलस, ठीक है ना, हीमोफिलस जो इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है वह वैक्सीन होता है। HIV हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो होता है यह आपके एक वैक्सीन है जो किसके लिए लगाया जाता है? तो अभी मैंने बता दिया, मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस से इन्फ्लुएंजा। तो अभी मैंने बता दिया, नाम में ही है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आगे है 90 नंबर, इम्पिटगो किस भाग को संक्रमण है? सबसे पहले समझ लीजिए, इम्पिटगो आपका स्किन का एक रोग है, ठीक है, स्किन का, जिसमें कोई कीट काटने से या छोटा घाव होने से जो है दाना के माध्यम से उसमें प्रवेश कर जाता है, लगभग यह त्वचा को संक्रमित करता है, ठीक है। होता यह है कि यह संक्रमण त्वचा का है, तो यहाँ पे एपिडर्मिस भी दिया है, डर्मिस भी दिया है और बलगम का झिल्ली भी दिया है और उपरोक्त सभी दिया है। तो क्या राइट होगा? तो इम्पिटगो एपिडर्मिस को प्रभावित करता है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर है, एमनियोटिक द्रव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी मजबूत होगा तभी जाके आप सत्य और असत्य को पहचान पाएंगे, ठीक है ना। तो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल तौर पे 600 ml जो है नॉर्मल माना जाता है, 600 से 800। तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। हम जानते हैं कि यह जो है 7 से लेकर 7.4 तक जो है इसका होता है पीएच मान, तो ये आपका क्षारीय होता है, ठीक है, सही है। इसका ग्रेविटी जो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वह 1.010 होता है, ये हम जानते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि इसका जो रंग होता है वह सुनहरा मटमैला होता है। क्या होता है? मटमैला होता है। सीधा सुनहरा होगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का है, HIV संक्रमण के बारे में रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने के कारण क्या है? देखिए, HIV संक्रमण अगर किसी को होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाता है, जिसके कारण व्यक्ति में अन्य संक्रमण जो है आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसका कारण क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता HIV से कम जाता है? CD4 लिम्फोसाइट की संख्या कम होने पर, CD4 लिम्फोसाइट की संख्या वृद्धि होने पर, RBC की संख्या में कमी होने पर, प्लेटलाइट की संख्या में कमी होने पर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, चूंकि HIV एक संक्रमित बीमारी है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कब कमता है? जब आपके बॉडी में लिम्फोसाइट की संख्या कमता है, ठीक है। तो CD4 लिम्फोसाइट की संख्या कम होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमता है और ये कारण है कि HIV संक्रमण जो है आपको बॉडी में काफ़ी ज़्यादा तहलका मचाता है, ठीक है। आगे है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन HCG। HCG जो है इसका कार्य क्या है? देखिए, HCG का कार्य है, यह क्या करता है कि गर्भावस्था के 6 सप्ताह तक कार्पस लुटियम को सुरक्षित रखता है। बिल्कुल सही है। यह नर्व भ्रूण को लोडिग, ठीक है ना, लोडिग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन निर्माण के लिए स्रावित करता है, ठीक है, ये भी बात सही है। यह वैसिको योनिक पिस्टुला का यह निर्माण नहीं करता है कोई चीज़ का, यह सहायता करता है गर्भावस्था को बनाए रखने में, यह मदद करता है HCG, ठीक है ना। तो ये भी सही है, तो इसलिए ये भी इसका जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ओके।
23 नंबर है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन असत्य है, गलत है, ठीक है, ये बताना है। गर्भावस्था के दौरान कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान स्ट्रोक मात्रा बढ़ जाता है, क्या ये सही है? गर्भावस्था के दौरान हृदय गति जो है, हृदय की दर कम हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान सीरा परक दाब बढ़ जाता है। तो मैं बता दूं, कार्डियक आउटपुट तो बढ़ ही जाता है, स्ट्रोक मात्रा भी बढ़ जाता है, जो पंप होता है ब्लड उसकी मात्रा भी बढ़ जाता है, लेकिन हृदय की दर जो है कम जाता है, ये गलत है। गर्भावस्था में हृदय पल्स रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। बाकी जो ये आपका सिरा परक होता है, जो बाल्ब होता है, उसका दाब भी बढ़ जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया। 24 नंबर है, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, सत्य। तो गर्भावस्था के दौरान प्लाज्मा प्रोटीन की सांद्रता बढ़ जाता है, गलत। गर्भावस्था के दौरान कुल प्लाज्मा प्रोटीन स्तर बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान एल्बुमिन स्तर बढ़ जाता है, गलत। गर्भावस्था के दौरान जो है ग्लोब्यूल स्तर हल्की सी गिरावट प्रदर्शित होती है, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही है, कुल प्लाज्मा प्रोटीन स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 100 मिली माँ के दूध से मिलने वाली ऊर्जा है, यानी 100 मिली माँ के दूध अगर कोई बच्चा ले रहा है तो उसको कितना जो है किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा? 40 किलो कैलोरी, 67 किलो कैलोरी, ठीक है, 97 किलो कैलोरी, 110 किलो कैलोरी। तो इसका बेसिक समझ लीजिए कि 100 ml अगर माँ के दूध कोई बच्चा ले रहा है तो उससे लगभग 60 से 70 किलो कैलोरी जो है आपको मिलता है एनर्जी, ठीक है। तो 60 से 70 के बीच में या इसके आसपास जो आंसर रहेगा वही सही मारिएगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ओके। 26 नंबर है, प्यूरिपेनियम की अवधि होती है। प्यूरिपेनियम कहा जाए तो सूतिका अवस्था, ठीक है, सूतिका अवस्था। सूतिका अवस्था कहा जाए तो मैं सूतिका अवस्था कहा जाए तो बच्चे के जन्म के बाद जो समय होता है प्रथम 42 दिन, या यूँ कहा जाए 6 सप्ताह का समय, 6 से 8 सप्ताह का समय प्रसव के बाद, वही प्यूरिपेनियम अवधि होता है, ठीक है ना। 280 दिन, 90 दिन, 42 दिन, 21 दिन। तो मैंने बता दिया 42 दिन इसका राइट आंसर होगा, 6 सप्ताह, ठीक है, प्यूरिपेनियम का अवधि। आगे है 27 नंबर है, लोकिया अल्बा। आपको पता है एक होता है लोकिया अल्बा, एक होता है लोकिया रूब्रा, ठीक है ना, तो और एक होता है लोकिया सिरोसा। तो आपको बताना है कि लोकिया अल्बा का लक्षण क्या होता है। अब जिनको थ्योरी पता ही नहीं है, लोकिया का टाइप्स पता ही नहीं है, लोकिया अल्बा क्या है, लोकिया रूब्रा क्या है, लोकिया सिरोसा क्या है, अगर ये पता ही नहीं तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ देगा तो बनेगा नहीं, बुनेगा। मान गए लोकिया अल्बा के जगह पर लोकिया रूब्रा के बारे में पूछ देगा कि इसमें इसके बारे में क्या सत्य है, क्या लक्षण है, तो आपको पता होगा तब तो बताएंगे। तो मैं बता दूं, इसमें ब्लड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। यह सत्य है किसके लिए? लोकिया रूब्रा के लिए। अगर रूब्रा के बारे में पूछता तो ऑप्शन ए सही हो जाता, ठीक है। उसके बाद इसका रंग सफ़ेद अथवा पीलापन हुए सफ़ेद होता है, तो इसके लिए जो है अल्बा के लिए सही है, ठीक है ना, इसका रंग सफ़ेद और पीलापन में होता है, ये ऑप्शन यही सही होगा इसका। जबकि इसका रंग गुलाबी होता है, गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 और आज का आखिरी प्रश्न है यहाँ पे कि स्तनपान कराने वाली महिला को सूतिका अवस्था यानी प्यूरिपेरियम के दौरान कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी होती है। देखिए यह क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछता है। एक पूछेगा कि जो है गर्भ अवस्था के दौरान, एक पूछेगा गर्भ अवस्था के दौरान, तो उसमें स्तनपान से कम जरूरी होता है, ठीक है। और एक पूछेगा स्तनपान, एक पूछेगा स्तनपान। तो चूंकि स्तनपान में बच्चा को ज़्यादा दूध की जरूरी होती है, तो उसमें जो अतिरिक्त ऊर्जा लेना होता है एक महिला को, वह गर्भावस्था से ज़्यादा जरूरी पड़ता है। तो अगर स्तनपान के जगह पर गर्भावस्था के दौरान पूछे तो 300 किलो कैलोरी राइट आंसर। अगर स्तनपान अगर पूछ दे तो 400 से लेकर 440 समथिंग होता है, तो ऑप्शन में 500 है, तो 500 राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका जो है हो गया समापन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने आज 28 क्वेश्चन शामिल किया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ईमानदारी से इस 28 में आप लोग 20 का सही सही जवाब दे पाए हैं या नहीं दे पाए हैं। अगर आप में से कोई भी 20 से अगर कम जवाब देते हैं, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था वो उतना ज़्यादा हाई नहीं था, नहीं लो था, मीडियम था। तो अगर 18 से 20 अगर नहीं जवाब दे पा रहे हैं, कम से कम 18 तक दे रहे हैं तो ठीक है। 18 से कम अगर जवाब दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अभी कमज़ोर है, अच्छे से पढ़ाई की ज़रूरत है, ओके। इसी के साथ मैं यहाँ पे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। धन्यवाद।